हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी केयर कर रहे होंगे, अच्छे से डाइट ले रहे होंगे, जो कि इस टाइम पर कोविड पैंडेमिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस टाइम पर जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिजीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, हमने डायबिटीज़ के बारे में बात की है और हाइपरटेंशन अभी बात कर रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हम पढ़ा चुके हैं। तो जितनी भी डिजीज़ हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस टाइम पर जिनको भी ये प्रॉब्लम है, जो भी इस डिजीज़ जिनको है, वो जो है, जो भी मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये डिजीज़ है क्या, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और या फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें क्या आहार लेना चाहिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको डाइट में लेनी है और क्या चीज़ें नहीं लेनी है। तो जो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको इस टाइम पर ये सारे जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, ये उनके लिए भी हेल्पफुल हैं। इस टाइम पर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही ज़रूरी, लेकिन जो लोग इस टाइम पर जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और जिससे कि आप अवेयर हो सकते हैं कि हाँ, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या डाइट लेनी है, क्या नहीं लेनी है। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर देखिए और जो भी इसे हर एक किसी को शेयर करिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, सभी को शेयर करिए, क्योंकि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबको जानना ज़रूरी है और ये हेल्पफुल होगा इस टाइम पर हर किसी के लिए। तो चलिए फिर अब आते हैं वीडियो पर। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, ये आप देख सकते हो कि उच्च रक्तचाप क्या होता है, इसके नॉर्मल लेवल क्या होता है और जो है रिस्क का लेवल क्या होता है, कब आप जो है कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके साथ में इसका मुख्य कारण क्या है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। और इसमें हमने बात की थी आपका कि जो इस्चेमिक स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो हेमरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। और कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसा कि आप जानते हो, मैंने बताया ही था कि इसमें कुछ खास लक्षण नहीं होते हैं, आपको नहीं पता चल पाता है कि कब आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो गई है। तो कोई खास सिम्टम्स इसमें नहीं आते हैं, लेकिन जो कुछ सामान्य सिम्टम्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे आज जो इसके आगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ में हम डिस्कस करते जाएंगे कि इसमें जो आपका डाइट किस तरीके से आप मैनेज करोगे। तो हमारा यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। ये कितने प्रकार के होते हैं ये हमें आज पढ़ना है, और इसके साथ में हम पढ़ेंगे डाइट के बारे में कि इसमें कैसे डाइट आपको लेनी चाहिए। यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ डाइट आज हमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ डाइट मीन्स सिद्धांत, क्या कम लेना है, क्या ज़्यादा लेना है, क्या मॉडरेट अमाउंट में लेना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स पर। प्रकार किसकी? उच्च रक्तचाप के, यानी कि हाइपरटेंशन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनके टाइप्स हैं उसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं। पहला है माइल्ड हाइपरटेंशन, माइल्ड हाइपरटेंशन, जिसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं कम रक्तचाप। कम उच्च यानी कि जब लेवल कम होता है तो ये उसको हम माइल्ड कहते हैं। दूसरा है मॉडरेट कह सकते हो या फिर मीडियम कह सकते हो, मॉडरेट हाइपरटेंशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मध्यम उच्च रक्तचाप। और तीसरा है सीवियर,
हाइपरटेंशन, या फिर आप इसे बोल सकते गंभीर कह सकते हो, या फिर ये उच्च लेवल का होता है, जिसमें जो है हाइपरटेंशन का यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर का लेवल है वो अधिक हो जाता है। अच्छा, इसमें जो आपका माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट और सीवियर है, इसको जो कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, इसको स्पेशली डायस्टोलिक प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है हमारा, जो डायस्टोलिक दाब होता है, वो माइल्ड में कितना होता है, मॉडरेट में कितना होता है और सीवियर में कितना होता है। चलिए देख लेते हैं। तो माइल्ड की अगर हम बात करें, माइल्ड, तो इसमें जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक, वो आपका होता है 90 से लेकर के 104 mmHg। 90 से लेकर के 104 के बीच में अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर है तो इसका मतलब है आपको माइल्ड हाइपरटेंशन है। अब इसमें क्या है, इसमें जो ट्रीटमेंट देना होता है, स्पेशली आपका, आप वेट लॉस के थ्रू इसको कंट्रोल में कर सकते हो, सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करके, ठीक है, कम से कम सोडियम ले करके, और अब जो आपकी बिहेवियर है, बिहेवियरल टेक्निक्स हैं, बिहेवियरल तकनीक के द्वारा, यानी कि अपनी आदतों को जो है उसमें चेंज ला करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर माइल्ड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो। ओके, तो इसको आप सिर्फ वेट लॉस के द्वारा और डाइट के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, साथ साथ में आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करके आप इसको कंट्रोल में ला सकते हो। फिर दूसरा है मॉडरेट। अब जो ये सेकंड है आपका, इसमें जो डायस्टोलिक होगा वो हो जाएगा आपका, अगर आपको 105 से लेकर के 119 mmHg इनके बीच में अगर आपका डायस्टोलिक प्रेशर है तो इसका मतलब है कि आप मध्यम उच्च रक्तचाप यानी कि मॉडरेट हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हो। इसमें क्या है, इसमें जो ट्रीटमेंट होगा आपका, स्पेशली जो आपकी न्यूट्रिशनल थेरेपी चलेगी, यानी कि आपको जो न्यूट्रिएंट हैं उन पर ध्यान देना होगा, अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा, और साथ साथ में अब आपको इसमें ड्रग्स की जरूरत पड़ जाएगी, यानी कि दवाओं की भी जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपका डाइट से कंट्रोल नहीं हो सकता है हाइपरटेंशन, तो इसमें आपको डाइट के साथ साथ में, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के साथ साथ में, वेट लॉस करने के साथ में आपको ड्रग्स भी लेना जरूरी हो, यानी कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, और जो भी वो दवा आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो आपको लेने होंगे। जैसे कि इसमें क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, तो ये आप डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, जिसमें आपको डाइट के साथ साथ में इसमें दवा भी लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा आ जाता है सीवियर। तो यहां पर मैं लिख देती हूं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं लास्ट में पहले इसको समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में यहां पर मैं नोट डाउन कर देती हूँ। अब इसमें जो डायस्टोलिक होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको सीवियर हाइपरटेंशन है, तो उसमें क्या होगा, जो आपका डायस्टोलिक होगा अगर 120 से लेकर के 130 के बीच में आ रहा है, 120 से 130 के बीच में अगर आपका डायस्टोलिक है, तो इसका मतलब है कि आपको सीवियर हाइपरटेंशन से आप सफर कर रहे हो। अब इसमें क्या होगा कि या तो 120 से 130 के बीच में है या फिर इससे अधिक, एंड एबव। ओके, 120 से 130 के बीच में हो या फिर इससे अगर अधिक है तो आप सीवियर हाइपरटेंशन से हो, आप उसे सफर कर रहे हो। अब इसमें क्या होगा, आपको जो ट्रीटमेंट होगा, जो भी आप मॉडरेट में ले रहे हो, यानी कि आप न्यूट्रिशनल थेरेपी ले ही रहे हो, डाइट पर फोकस कर ही रहे हो, वेट लॉस पर फोकस कर रहे हो, सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अपनी आदतों में भी सुधार ला रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको तो रेगुलर करनी ही है, यानी कि मॉडरेट में जो आप फॉलो कर रहे हो वो चीज आपको फॉलो करना है। उसके साथ साथ में आपको इसमें क्या होता है कि चूंकि आप सीवियर हालत में है तो इसमें आप वैसोडिलेटर्स दिए जाते हैं। चलिए, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा नोट डाउन कर देती हूँ। इसमें माइल्ड में क्या था आपका, एक तो डाइट आ गया, ठीक है, वेट लॉस, और क्या था इसमें, सोडियम, और इसके साथ में आपका बिहेवियर यानी कि लाइफ स्टाइल, इन पर फोकस आप कर रहे थे।
ओके, अब मॉडरेट में जो माइल्ड वाला है ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं माइल्ड, यानी कि माइल्ड में जो आप फॉलो कर रहे थे, माइल्ड प्रेस्क्रिप्शन प्लस अब क्या है इसमें ऐड हो गया था ड्रग्स, यानी कि दवाएं। अब जो सीवियर होगा इसमें आपका मॉडरेट, मॉडरेट जो प्रेस्क्रिप्शन आप ले रहे थे वो हो जाएगा, प्लस इसमें वैसोडिलेटर्स दिए जाते हैं। अब ये होते क्या हैं, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ जिससे आपको समझने में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। वैसो, इससे मैं बताती हूँ अभी कि ये होता क्या है। वैसोडिलेटर, ठीक है। तो जब ये आपका सीवियर कंडीशन में अगर आ जाते हो आप, देन क्या होता है, आप जो भी मॉडरेट में फॉलो कर रहे थे वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके साथ साथ में इसमें डॉक्टर्स के द्वारा वैसोडिलेटर्स दिए जाते हैं। वैसोडिलेटर क्या होता है, ये जो है आपका, जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं जो कि सक्रिय हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, ओके, मोटी हो जाती हैं, तो उनको फैलाने का काम करता है। जो वैसोडिलेटर्स हैं ये जो दिए जाते हैं, प्रेस्क्राइब किया जाता है, इसमें ये मांसपेशियों को, यानी जो हमारी धमनियां थी उनको, जो कि नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, उनको फैलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, मांसपेशियों को फैलाने का काम करते हैं, जिससे कि रक्त का प्रवाह सही हो सके, को ये फैलाते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि रिलैक्स करते हैं उनको, क्योंकि वो सक्रिय हो जाती हैं। तो ये काम होता है। तो चूंकि जब सीवियर कंडीशन में हो जाता है तो आपके डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिर्फ दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वैसोडिलेटर्स दिए जाते हैं। ओके, अब इसके साथ साथ में इसमें जो डाइट थेरेपी दी जाती है उसमें क्या होता है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट है, और जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो दिया जा रहा है, वेट मैनेजमेंट आपको करना ही है। हमने बताया माइल्ड और मॉडरेट की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, और उसके साथ साथ में वैसोडिलेटर्स। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें कितना कितना होगा, जब आपको, आप ये पता कर सकते हो कि आप माइल्ड लेवल पर हो, आपका मॉडरेट चल रहा है, या फिर आप सीवियर लेवल पर हो। तो ये आप जो है इससे, जो उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का जो डायस्टोलिक प्रेशर है, वो चीज आप जो है इसको मेजर करके, उसको माप करके आप जान सकते हो कि आप माइल्ड कैटेगरी में हो, मॉडरेट में हो, या फिर सीवियर में हो। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो है डाइट है, ड्रग्स है, या फिर जो भी चीजें लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका ये कंट्रोल हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डाइट पर, यानी कि जो आहार के सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं हाइपरटेंशन के लिए, आहार के सिद्धांत। और इसके साथ साथ में पूरा वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर के आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ में कुछ खास जो खाद्य पदार्थ हैं जो आप ले सकते हो, जिसमें कि जिन न्यूट्रिएंट की आपको जरूरत है हाइपरटेंशन में, जो कि उसमें रिच अमाउंट में पाए जा रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ में कुछ स्पेशल डाइट्स होती हैं जो कि हाइपरटेंशन में दी जाती हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो पूरा वीडियोस आप देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको हाइपरटेंशन में क्या क्या आहार लेने हैं और कौन कौन से कम ज्यादा क्या चीजें लेनी है, तो वो चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आते हैं। आहार के सिद्धांत में है कि सबसे पहले कैलोरी जो होगी वो आपकी कम होगी, कम कैलोरी लेनी है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा कम वसा लेना है, स्पेशली सैचुरेटेड फैट कम लेना है। पॉलीअनसैचुरेट आप ले सकते हो, जो कि हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में पढ़ा था, वही चीज यहां पर भी आ जाएगी। लो सोडियम डाइट लेनी है, कम सोडियम लेना है। ओके, और प्रोटीन जो है आपको नॉर्मल लेनी है, यानी कि सामान्य मात्रा में आपको प्रोटीन लेना है। ओके, और इसके साथ साथ में जो आप प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, ये भी आपका सामान्य ही रहता है। अगर जो है कोई
अगर आप पर्याप्त मात्रा में डाइट ले रहे हो देन जो है इनकी अलग से जरूरत आपको नहीं पड़ती, यानी कि सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट कुछ मिनरल्स हैं जिन पर भी आपको ध्यान देना होगा कि जैसे सोडियम है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, लेकिन जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो ये आपके एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए भी उसमें भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे और आपको हाइपरटेंशन में भी देते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। चलिए अब आते हैं, अगर आप पर्याप्त मात्रा में डाइट ले रहे हो देन इनको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर नहीं ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि बताया था कि जो जो वेजिटेरियन हैं तो उनमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, जो एग वगैरह नहीं खा रहे हैं, मीट प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा होता है विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो उनके लिए स्पेशली होता है कि उनको फोकस करना चाहिए। चलिए ये सिद्धांत हो गया। अब हम बात करेंगे इसमें डाइटरी मैनेजमेंट पर। डाइटरी मैनेजमेंट यानी कि कौन कौन से आवश्यक पोषक तत्व हमें लेने हैं, कौन से कम लेने हैं, उनके बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आवश्यक पोषक तत्व। चलो तो इसको पूरा ध्यान से आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनर्जी पर। अच्छा, इससे पहले जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम में जो डाइट दी जाती है उसमें सबसे पहले जो है कैंपनर्स थे, एक साइंटिस्ट आप कह सकते हो, वैज्ञानिक कह सकते हो इनको, कि इन्होंने क्या किया था, कैंपनर्स ने इन्होंने बताया था सबसे पहले हाइपरटेंशन में डाइट के बारे में इन्होंने जो है रिसर्च की थी और इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि राइस फ्रूट डाइट लेनी चाहिए। कैंपनर्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले हाइपरटेंशन की जो डाइट है वो किसने दी थी, या फिर राइस फ्रूट डाइट जो है वो किसने दी थी, या फिर कैंपनर्स ने कौन सी डाइट को प्रेस्क्राइब किया था हाइपरटेंशन के लिए। तो कैंपनर ने इन्होंने सजेस्ट किया था राइस फ्रूट डाइट। राइस फ्रूट डाइट ये इन्होंने सजेस्ट किया था हाइपरटेंशन के लिए। काफी पहले की बात है, सबसे पहले इन्होंने ही राइस फ्रूट डाइट को सजेस्ट किया था कि हाइपरटेंशन में इसे लेना चाहिए। लेकिन चूंकि ये जो डाइट है बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, देख रहे हो आप इसमें सिर्फ राइस की बात कही गई है और फ्रूट्स की बात की गई है, जबकि इसमें ना ही वेजिटेबल्स की बात की गई है, ठीक, और ना ही इसमें कैलोरी, चूंकि कैलोरी है, प्रोटीन भी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो कि आपके फ्रूट्स में नहीं मिल सकता है, ठीक है, और राइस में भी आपको हर एक चीज नहीं मिल पाएगी, ना ही फ्रूट में आपको मिल पाएगी। तो इस तरीके से हमें और बहुत सारी डाइट की जरूरत पड़ती है। तो हर एक चीज लेना होता है, बस डिपेंड ये करता है कि आपको क्या कम लेना है और क्या ज्यादा मात्रा में लेना है और क्या चीजें आपको मॉडरेट अमाउंट में लेनी है। तो इस पर फोकस करना होता है, लेकिन लेना आपको सब कुछ होता है। जैसे कि सिर्फ स्पेशली अगर सोडियम को छोड़ दें तो वो रिस्ट्रिक्ट होता है, तो उसको छोड़ करके तो ये चीजें इसमें, तो इन्होंने सिर्फ राइस और फ्रूट की बात की थी। इस वजह से जो ये डाइट थी इनकी, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट थी। इस वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। रिस्ट्रिक्टिव होने के कारण इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, इस वजह से ये सक्सेस नहीं हुई। इसमें जो है जो पोषक तत्व थे, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो उनकी इसमें कमी थी, इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। नॉट सक्सेसफुल। अब इसके बाद में जो फिर आगे जो और साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर आगे रिसर्च की, उन्होंने फिर पाया, उन्होंने फिर और आगे बताया कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमें अधिक अमाउंट में लेने, कौन से कम अमाउंट में लेने हैं, और कुछ स्पेशल डाइट्स की बात की जो कि
इसमें हेल्पफुल होता है और काफ़ी बेनिफिशियल था और वो सक्सेसफुल भी देखा उन्होंने, तो वो चीज़ें उन्होंने बताई। तो इस तरीके से जो कैंपनर्स डाइट है वो आप एग्जाम में पूछा जाता है, आ चुका है क्वेश्चन, पहले भी आ चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सजेस्ट किया था। तो इन्होंने राइस फ्रूट डाइट दी थी, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव डाइट थी, इससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, यानी कि पोषक तत्व इसमें बहुत सारी कमी थी, इस वजह से एक सक्सेसफुल नहीं हुई। इसके बाद में सजेस्ट किया गया फिर एनर्जी। सबसे पहले एनर्जी के बारे में बताया गया कि कितनी लेनी चाहिए। तो एनर्जी में बात कही गई कि एनर्जी, जैसे कोई ओबीस पेशेंट है, जो मोटापा, जो अधिक मोटा इंसान है, तो उसको अपना जो बॉडी वेट है सबसे पहले उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए उसे लो कैलोरी डाइट लेनी पड़ेगी अगर ओबीस पर्सन है। अब उसके अलावा अगर कोई सेडेंटरी वर्कर है, या सेडेंटरी वर्कर का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कम काम करने वाला, जिसकी क्रियाशीलता कम है, कम क्रियाशील है, मीन्स सेडेंटरी वर्कर जो है, ओके, जो कम क्रियाशील है उसे क्या करना होगा, उसको जो कैलोरी लेनी होगी वो 20 किलो कैलोरी पर केजी, 20 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेनी होगी। लेकिन किस हिसाब से, उसका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि जो एक आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको लेना पड़ेगा। यानी कि एक आइडियल बॉडी वेट के लिए जितना होना चाहिए आइडियल बॉडी वेट, उसके अकॉर्डिंग जो है पर केजी बॉडी वेट पर 20 किलो कैलोरी उसे लेना होगा, ठीक है, जो कम क्रियाशील व्यक्ति है। ओके, चूंकि सीडेंटरी वर्कर है तो उसका जो बॉडी वेट होगा वो नॉर्मल तो आइडियल तो होगा नहीं, तो उसी जो उसकी एज पर जितना उस वेट आइडियल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे पर केजी 20 किलो कैलोरी लेना होगा। ये तो सीडेंटरी के लिए हो गया। अब जो मध्यम वर्कर है, यानी कि जो मॉडरेटली एक्टिव वर्कर है, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है, मध्यम क्रियाशील के लिए, यानी कि जो मॉडरेट एक्टिव वर्कर है, उसके लिए कितना लेना है, उसको 25 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, यानी कि आइडियल बॉडी वेट, इसमें भी आपका आइडियल बॉडी वेट आ जाएगा। तो अब चूंकि सेडेंटरी वर्कर था तो उसकी जो क्रियाशीलता वो कम थी, यानी कि कम एक्टिव था वो, तो उसको 20 किलो कैलोरी लेना है पर केजी। और जो मध्यम क्रियाशील है, यानी कि जो मॉडरेट वर्कर है, जो कि कुछ काम कर रहा है, जो रेगुलर वर्क है, डेली के वर्क है, वो काम कर रहा है, तो मध्यम क्रियाशील में आ जाएगा, तो उसे 25 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट वो आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले सकता है। तो ये चीज जो है ये प्रेस्क्राइब किया गया कि इतनी एनर्जी लेनी चाहिए जो एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ओके। और अल्कोहल कंजप्शन को रिड्यूस करना चाहिए, ये चीज सजेस्ट किया गया। तो अल्कोहल तो वैसे भी हर एक बीमारी में इसको कम करने की ही सलाह दी जाती है। फिर अब आता है दूसरी जो है वो है प्रोटीन। अब अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो देखिए, प्रोटीन तो जरूरी होता है, एक जो प्रॉपर न्यूट्रिशन को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है तो 60 ग्राम प्रोटीन लेना होता है, ओके। 60 ग्राम प्रोटीन यहाँ बात कही गई है, वैसे जो एक आइडियल प्रोटीन लेना होता है वो जो नॉर्मल इंसान को वो होता है 0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल के लिए है, जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। अब चूंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो इसमें क्या होता है कि सीवियर अगर हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो उसमें प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है जो प्रोटीन होता है उसमें जो भी प्रोटीनियस फूड होंगे जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाएगा, उसमें सोडियम भी रिच अमाउंट में पाया जाता है। तो इस वजह से चूंकि इसमें हमें सोडियम कम मात्रा में लेना होता है, इस वजह से प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है अगर सीवियर हाइपरटेंशन है तो। अगर
सीवियर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो इसमें 20 ग्राम तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है प्रोटीन। अगर सीवियर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन वाले फूड होंगे, प्रोटीन रिच जो फूड्स होंगे, उनमें क्या होता है, सोडियम भी अच्छी मात्रा में रहता है, सोडियम भी अधिक होता है उसमें, तो इस वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है सीवियर केस में। ओके, लेकिन अब आप ऐसे फूड दे सकते हो जिसमें कि प्रोटीन अच्छी मात्रा में हो लेकिन सोडियम ना हो, सोडियम कम से कम मात्रा में हो या फिर ना हो, ऐसी अगर डाइट है तो आप प्रोटीन दे सकते हो, क्योंकि प्रोटीन जरूरत होता है प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। तो यहां पर ये चीज बताया गया, 60 ग्राम दे सकते हो अगर सीवियर में नहीं है तो। अब आते हैं, ये तो हो गई प्रोटीन की बात, अब बात करते हैं फैट की। तो तीसरा है फैट, मीन्स वसा। तो अगर हम अब फैट की बात करते हैं तो जैसा कि पहले भी एथेरोस्क्लेरोसिस में बताया गया है, चूंकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है हाइपरटेंशन का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है, रीजन होता है हाइपरटेंशन होने का। तो इसमें भी वही होता है कि आपको जो एनिमल फूड्स हैं, एनिमल फूड से जो भी वो इनको अवॉइड करना है, क्योंकि एनिमल फूड्स में आपके वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो एनिमल फूड्स और जो हाइड्रोजनेटेड फैट है उनको अवॉइड करना होता है, और इसमें वेजिटेबल ऑयल परमिट किया जाता है, यानी कि लगभग 20 ग्राम वेजिटेबल ऑयल ये परमिटेड होता है, यानी कि आप इतना दे सकते हो। 20 ग्राम वेजिटेबल ऑयल, एनिमल और हाइड्रोजनेटेड, ये इनको अवॉइड करना होता है। एनिमल और जो हाइड्रोजनेटेड का मतलब है जो कि रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजनेटेड। हिंदी में लिख देती हूँ, हाइड्रोजनेटेड तेल। ओके, यानी कि जितने भी एनिमल प्रोडक्ट से प्राप्त हो रहे हैं फैट, उनको अवॉइड करना है, और जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है उनको अवॉइड करना है। फैट, सॉरी तेल नहीं, यहाँ पर फैट होगा, वसा। ठीक है, इन्हें अवॉइड करना है, ये परमिट है। वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हो जो कि 20 ग्राम तक बताया गया है, और स्पेशली जो इसमें देना होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 वसा अम्ल, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको। आप वीडियोस अगर आपने देख लिया होगा दालें और दलहन, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि ओमेगा 3 वसा अम्ल क्यों दिया जाना होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ था। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें दिया जाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसमें भी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, इसमें भी आपका, मैंने 3 इसमें आते हैं। एक तो आपका आता है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल आ जाता है, एक आता है आपका डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, और एक आता है इकोसा पेंटानोइक एसिड। 3 जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड में आ जाते हैं। तो अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो ये तो बेस्ट होता है, ये हम बता चुके हैं, आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो आपका ये DHA और EPA है, जो आपका ये DHA है और EPA है, इसमें भी जो आपका ये DHA है ये EPA से ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ज्यादा शक्तिशाली आप बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा कह सकते हो। जो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसमें जो है आपका DHA जो होता है वो EPA के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है लेना। ओके, ओमेगा 3 तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसमें भी अगर आप कंपेयर करो तो DHA ज्यादा बेटर है आपके EPA से। DHA मीन्स डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, और EPA का मतलब है इकोसा पेंटानोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। चलिए अब आते हैं फैट के बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि CHO,
तो अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो जैसा कि लो कार्बोहाइड्रेट देना होता है, ठीक है, लो कैलोरी देनी होती है, लो कार्बोहाइड्रेट देना होता है। और जैसा कि बताया गया था कि इसमें आपको जितनी भी इजीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट हैं वो देना होता है, क्योंकि वो हाई ब्लड प्रेशर है तो उनको मैनेज करने में मदद करते हैं काफ़ी। जितने भी इजीली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है वो देना होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं सोडियम की। सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम, जिसे हम Na से शो करते हैं। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का जैसे इसमें बताया गया है कि आपको रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में लेना है सोडियम, क्योंकि अगर आप जो है रिस्ट्रिक्टेड सोडियम ले रहे हो और जो सोडियम और पोटेशियम का रेशियो है डाइट में आपके, वो कम होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सोडियम आपको कम मात्रा में लेना है, या फिर जो सोडियम और पोटेशियम का रेशियो होना चाहिए वो भी अगर आप कम मात्रा में लेते हो तो ये जो है आपके हाइपरटेंशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, हेल्पफुल होता है। अब इसमें मॉडरेट सोडियम रिस्ट्रिक्शन बताया जाता है, जिसे 2 से 3 ग्राम पर डे। पहले भी हमने बताया था आपको मॉडरेट सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। इसमें मॉडरेट सोडियम को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसमें कि कितना है आपका, ये आपका 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम पर डे, ये जो है रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट होता है जो कि आप दे सकते हो, ठीक है। मॉडरेट यानी कि मध्यम जो रिस्ट्रिक्शन किया जाता है वो 2 से 3 ग्राम पर डे आप दे सकते हो। अगर आप इतना दे रहे हो 2 से 3 ग्राम पर डे अगर आप सोडियम दे रहे हो तो इससे क्या होता है, जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 6 से 10 mmHg तक कम होता है। कितना? 6 से 10 mmHg रिड्यूस होता है, मीन्स कम होता है। क्या? आपका डायस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपका 6 से 10 mmHg कम हो सकता है अगर आप 2 से 3 ग्राम, यानी कि इतना अगर आप कम सोडियम अगर दे रहे हो हाइपरटेंशन के पेशेंट को, देन डायस्टोलिक प्रेशर में जो है 6 से 10 mmHg तक कमी देखी जाती है। ओके, और इसके साथ साथ में जो ब्लड प्रेशर का है तो उनकी क्या बोलता है, उनको भी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। ओके, चलिए, तो ये हो गया। इस फिर जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया है, वो बता देते हैं हम आपको। ये तो नॉर्मल है कि आप एक इतना अगर आप दे रहे हो तो इतने तक कम किया जा सकता है। अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उनके द्वारा क्या रिकमेंड किया गया है वो भी देख लेते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इनके द्वारा जो रिकमेंड किया गया है सोडियम का लेवल, यानी कितना आपको लेना है, वो 2 ग्राम माइल्ड के लिए इन्होंने 2 ग्राम कहा है लेने को, और अगर मॉडरेट जो लेवल है वो इन्होंने बताया है 1 ग्राम। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ये चीज रिकमेंड किया गया है कि अगर जो है माइल्ड केस है, ठीक है, देन जो है माइल्ड लेवल जो लेना है वो आपका 2 ग्राम लेना है, और मॉडरेट लेवल पर आपको 1 ग्राम जो है सोडियम लेना चाहिए। ये इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको सोडियम आप रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में तो लोगे ही, साथ साथ में अगर आप अपने वेट को भी कंट्रोल करते हो तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अब आते हैं चलिए, ये हो गया सोडियम के बारे में।
अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं लेनी है, जिसमें कि सोडियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये आपको जो है ये हार्म पहुंचा सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। डोंट यूज, क्या क्या हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। चलिए, तो एक तो आपका है कि टेबल पर या पर कुकिंग में जो सॉल्ट आप यूज कर रहे हो, यानी कि सब खाना बनाते समय जो सॉल्ट यूज कर रहे हो वो तो आपका रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना ही है, लेकिन जो अलग से जैसे कि आप सैलड खा रहे हो या फिर ऊपर से कभी ये नमक कम हो गया तो आप ऊपर से नमक डालते हो, तो वो चीजें आपको नहीं लेनी है। ठीक है। उसके बाद में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे कि हम अजीनोमोटो बोलते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इससे आपके लिए सही होगा। टेबल पर सॉल्ट, कहने का मतलब है ऊपर से जो नमक लेते हो आप, वो नहीं लेना है। खाने के साथ जो ले रहे हो वो तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऊपर से आप ले रहे हो जो कि पक नहीं रहा है, पकाते समय नहीं यूज हो रहा है, बल्कि ऊपर रॉ इंग्रेडिएंट्स पर जो आप यूज करते हो, तो वो चीज आपको अवॉइड करनी है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं अजीनोमोटो। ये बोलते हैं, ये अक्सर हम लोग जब मैक्रोनी है या फिर क्या बोलते हैं, ये होता है आपका मैगी है, मैक्रोनी है, पास्ता है, नूडल्स है, ठीक है, तो ये सब जब बनाते हैं तो उसमें चाउमीन है तो उसमें इनका यूज किया जाता है। और ज्यादातर आपका आप घर में बना रहे हो तो चाहे आप यूज ना करो, लेकिन रेस्टोरेंट वगैरह में इनका यूज किया जाता है, तो ये भी हार्मफुल होता है, इनको अवॉइड करना है। उसके बाद में बेकिंग पाउडर है, ये आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो भी आपके फूड खाद्य पदार्थ में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको जो है कम कर देता है, आपके शरीर में उपलब्ध यानी कि अवेलेबल नहीं होने देता है। बेकिंग पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाय कार्बोनेट, तो इन पर आपको ध्यान देना है। जो चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है उन पर ध्यान देना है। बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम बेंजोएट। अब जो सोडियम बेंजोएट है ये क्या है, ये आपका प्रिजर्वेटिव है, जो कि आपके जो कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पैक्ड आते हैं, ओके, जो कि कैन में या फिर पैक्ड आते हैं, आप बाहर से लेते हो, तो वो चूंकि उनमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है, उनको लंबे समय तक रखना होता है प्रिजर्व करके, तो उसमें सोडियम बेंजोएट जो कलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको भी जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करने होते, क्योंकि उसमें सोडियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जो इसमें आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं अलग से डाले जा रहे हैं वो भी हार्मफुल होते हैं, तो इनको भी अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो इन्हें बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और जैसा कि हमने बताया, हाँ, प्रिजर्व फूड्स जितने भी प्रिजर्व्ड फूड, यानी कि प्रिजर्व को क्या कह सकते हैं, संरक्षित, आई थिंक यही बोलेंगे, संरक्षित भोज्य पदार्थ, ठीक है, इंग्लिश में लिख देती हूँ इससे आपको समझ में आ जाए, अगर मान लीजिए मेरी हिंदी यहाँ पर गलत हुई तो। प्रिजर्व फूड्स इनको अवॉइड करना। अब प्रिजर्व फूड का मतलब जैसे अचार हो गया, अचार में नमक अधिक मात्रा में होता है तो अचार आपको अवॉइड करना है, कैंड फूड्स हैं वो अवॉइड करना है, और फ्रेश चटनी आपको लेनी है क्योंकि उसमें कम नमक होता है, ठीक है, जो प्रिजर्व होते हैं वो चीजें नहीं लेनी है। उसके बाद में हाई सॉल्टेड फूड्स जैसे कि पोटैटो चिप्स हैं, ये नहीं लेना है। जितने भी चिप्स आते हैं पैक्ड वाले, वो उसमें नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है, उनको अवॉइड करना है। उसके अलावा केचप है, सॉस है, इन्हें अवॉइड करना है। और क्या चीज है, बटर, जो सॉल्टेड बटर आते हैं उसमें भी नमक होता है, तो वो है। और भी जो बटर है उनको भी आप अवॉइड कर सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ नमक जरूर होता है।
तो उन्हें अवॉइड करना है। फ्रोज़न जो मटर आता है उन्हें करना है अवॉइड, और ड्राई फिश आती है, ठीक है, ये भी प्रिजर्व करके रखी होती है। सॉल्टेड फिश है, ड्राई फिश है, इनको नहीं लेना है। और बिस्किट, नमकीन, बिस्किट, केक, ब्रेड, पेस्ट्री, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं कि आप इनको रिस्ट्रिक्ट अमाउंट में लेना है या फिर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, ये आप देख सकते हो, इतनी चीजें हैं, ये बिल्कुल भी आप बंद कर दो, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी आप वेजिटेबल्स ले रहे हो उसमें भी अगर आप लो सोडियम वेजिटेबल्स लोगे, जिसमें कि सोडियम कम से कम मात्रा में पाया जाता है, देन आपका जो है काफ़ी हद तक आप जो है अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पोटेशियम पर। ये हो गई सोडियम की बात। अब बात करते हैं हम पोटेशियम की। अब पोटेशियम में क्या है कि पोटेशियम का हमने उसमें बताया था कि पोटेशियम आपको अच्छी मात्रा में लेना है, क्योंकि अगर पोटेशियम लेवल कम हुआ तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो सोडियम है और पानी है वो क्या होता है, वो जमा होने लगता है। अगर पोटेशियम का लेवल कम हुआ हमारी बॉडी में तो क्या होता है इससे कि आपका जो सोडियम है और पानी ये हमारे शरीर में एकत्रित होने लगता है, शरीर में इकट्ठा होने लगता है, रिटेन होने लगता है, जमने लगता है, ओके, स्टोर होने लगता है। अब चूंकि हमें सोडियम कम मात्रा में लेना है और पानी भी, यानी कि फ्लूइड क्या है वो आपके बॉडी से प्रॉपर तरीके से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो निकलता रहता है। चूंकि पानी निकलता रहता है तो उसके साथ साथ में सोडियम है, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपके शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप पोटेशियम कम मात्रा में ले रहे हो अपने डाइट में तो उससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो है कि बॉडी में सोडियम और पानी ये रिटेन होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और इससे क्या होगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा सकता है, ठीक है। इसकी वजह से अगर ये कम हुआ तो ये सारी चीजें होंगी जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। इस वजह से जो है इसमें जो रिकमेंड किया जाता है पोटेशियम वो 3500 mg ये रिकमेंड किया जाता है कि इतना आपको लेना चाहिए डेली, ये रिक्वायरमेंट होती है इस टाइम पर हाइपरटेंशन के समय। 3500 mg रोज लेने की जरूरत पड़ती है, ये आपको लेना ही होता है, ओके। अब इसके साथ साथ आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि हाई पोटेशियम रिच फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अभी इसको बताने के बाद में जब मैं आपको सारे न्यूट्रिएंट्स बता दूंगी उसके बाद में हम आपको जो पोटेशियम रिच फूड्स हैं कुछ वो भी हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ साथ में मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं वो भी हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप क्या क्या चीजें लेनी है। क्योंकि हम यहाँ पर पोटेशियम बता रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि किसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, किसमें मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, तो हम कौन से फूड्स लें जिससे कि हमको पोटेशियम मिल सके, मैग्नीशियम मिल सके। तो वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, आपको बता देंगे कुछ, तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई पोटेशियम की बात। अब बात कर लेते हैं, यानी कि आपको पोटेशियम अच्छी मात्रा में लेना है, इससे ये बात तो क्लियर ही हो गई। अब नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम भी देख लेते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम की बात आ गई है, तो अगर आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है ये जो है जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसको कम करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। यानी कि अगर कैल्शियम आप अच्छी मात्रा में ले रहे हो, यानी कि आपको कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में लेना है, कम नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो आपका चूंकि जो हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जा रहा है,
ठीक है, क्योंकि जब हार्ट के द्वारा, हमारे हृदय के द्वारा जब ब्लड को पंप किया जाता है, तभी जो है हमारे रक्त का प्रवाह हो पाता है। ठीक है, यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो रहा है, जो इसमें सिकुड़न हो रही है और फिर वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वो जब हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है, तो उसी वजह से ये चीजें होती हैं प्रोसेस, और तभी हमारा जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, वो कंट्रोल में रहता है और प्रॉपर तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। तो ये जो हार्ट के द्वारा ब्लड का पंप किया जाना है, इस प्रोसेस को मजबूती प्रदान करता है, यानी कि इसको कंट्रोल में रखने का काम करता है आपका कैल्शियम। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है आपका, अगर आप ये अच्छी मात्रा में ले रहे हो, रिच अमाउंट में, या फिर आप कह सकते हो अच्छी मात्रा में ले रहे हो, प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो, तो ये क्या करता है आपके आपके हृदय के द्वारा जो रक्त को पंप किया जा रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो रक्त को जो पंप किया जाता है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ को, यानी कि इसकी मजबूती को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल में रखता है, ना ही ज्यादा करता है और ना ही कम करता है, कंट्रोल में रखता है। तो अगर आप अच्छी मात्रा में कैल्शियम लोगे तभी ये प्रोसेस हो पाएगी। अगर आपका ब्लड का जो पंप हो रहा है, अगर वो कंट्रोल में रहेगा, तब आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नियंत्रित होगा, ये भी नियंत्रित होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इस वजह से जो है आपका जो कैल्शियम है वो भी अच्छी मात्रा में लेना होता है। अब इसके बाद में फाइनली जो हमें पढ़ना है, जो इसमें स्पेशल डाइट है जो दी जाती है, वो हम देख लेते हैं। ये तो हम यहाँ पर कैल्शियम की हमने बात की। अच्छा, मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में इसमें दिया जाता है, तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज यहाँ पर भी है, तो हम अलग से यहाँ पर नहीं बात करें। अब हम आते हैं जो स्पेसिफिक डाइट इसमें दी जाती है, वो है आपकी डैश डाइट जिसे बोलते हैं, DASH। इसका फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है जिसे हम कहते हैं डैश डाइट। डैश डाइट ये स्पेशली आपके हाइपरटेंशन में दी जाती है, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको स्पेशली दी जाती है, जो कि जैसा कि हमने बताया कि पहले कैंपेनर्स ने जो है राइस फ्रूट डाइट बताई हुई थी, चूंकि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो बाद में इसको जो है सजेस्ट किया गया, जो कि बहुत ही हेल्पफुल थी इस हाइपरटेंशन के केस में। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इसमें डैश डाइट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, क्या क्या रिकमेंड किया गया है। तो इसमें जो है, जो पहली चीज है वो है आपका कि अधिक मात्रा में फल और सब्जी लेना, अधिक मात्रा में फल और सब्जी लेना, ये पहली चीज इसमें कही गई इस डाइट के अंदर, ये आ गया, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं हाई अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर दूसरा है मछली को शामिल करना, मछली को शामिल करना, लेकिन फ्रेश, जैसे कि हमने बताया जो ड्राई फिश या फिर शेल फिश आती हैं, यानी जो पैक्ड वाली आती हैं, वो चीज नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, उसमें सोडियम अच्छी मात्रा में होता है, उनको प्रिजर्व करने के लिए वो डाला जाता है, तो आपको फ्रेश यूज करना है। ठीक है, तो मछली को शामिल करना है, यानी कि इंक्लूजन ऑफ फिश। फिर तीसरा है इसमें कम वसा वाला दूध, यानी कि जो स्किम्ड मिल्क आता है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है, कम वसा वाला दूध
इसमें शामिल करना है, यानी कि इंक्लूजन ऑफ लो फैट मिल्क, जिसे आप कह सकते हो स्किम्ड मिल्क हम बोलते हैं, ये लेना है आपको। फिर नेक्स्ट है वसा को कम करना, वसा को कम करना मीन्स रिड्यूसिंग द फैट इनटेक, और सोडियम को कम करना, सोडियम को कम करना, ठीक, यानी कि रिड्यूसिंग द सोडियम। तो ये जो आपकी डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन है, ये स्पेशली आपके हाइपरटेंशन में दी जाती है डाइट, जिसमें कि आपका अधिक मात्रा में फल और सब्जी आपको लेना होता है, मछली को शामिल करना होता है, कम वसा वाला दूध लेना होता है, वसा को कम करना होता है, और सोडियम कम से कम मात्रा में लेना होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेना होता है। तो ये स्पेशली जो डाइट है ये आपके हाइपरटेंशन के लिए सजेस्ट की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका कि इसमें जो स्पेशल डाइट दी जाती है, ये हो गया। अब इसके अलावा हाँ, जो हम बात कर रहे थे वो देख लेते हैं। कुछ जो डाइट्स हैं जो कि पोटेशियम रिच डाइट्स हैं और मैग्नीशियम रिच हैं, वो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ, जिससे कि आप जो है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस के आप अगर पेशेंट है तो उनमें भी ये फायदा करेगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उसमें भी फायदा करेगा, यानी कि जो हार्ट डिजीज है उसमें ये डाइट आपके लिए अच्छी होगी, आप ले सकते हो। अब ये है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पोटेशियम रिच आहार कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसमें आपका आ जाता है पहला केला, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों मिक्स हैं, दोनों हम बता रहे हैं। केला है, संतरा है, ठीक है, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें, यानी कि ओवरऑल जितना हम आपको बता सकते हैं वो हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। किशमिश, खजूर हो गया, पालक है, आलू में भी होता है, ठीक है, आलू है, ब्रोकली है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, शकरकंद है, ये हम यहाँ पर ये चीज नहीं बता रहे हैं कि आपको हाइपरटेंशन में क्या लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको अवॉइड भी करनी है, लेकिन ये मैं इस पे ओवरऑल ऐसे ही बता रही हूँ कि पोटेशियम रिच डाइट कौन कौन सी होती है, जिसमें से कि आप ये देख सकते हो कि कौन सी आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट को देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी चीजें आपको देखनी है, सोडियम भी देखना है, तो वो आपको देख कर चलना होगा कि इसमें सोडियम कम मात्रा में है, पोटेशियम रिच तो है लेकिन सोडियम भी उसमें कम मात्रा में होना चाहिए। ओके, शकरकंद हो गया, और क्या है आपका मशरूम, और इसके अलावा मशरूम हो गया, मटर है, लेकिन आप जो भी चीज दो इसमें वो फ्रेश देना है आपको, प्रिजर्व जो भी रखे हुए हैं, यानी कि जो पैक्ड चीजें हैं वो कम से कम देना है, कि जो पैक्ड चीजें हैं उसमें क्या होता है केमिकल्स का यूज किया जाता है उनको प्रिजर्व रखने के लिए, तो वो हानिकारक हो जाता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जी, और दूध है, दूध जिसे हमने बताया कि स्किम्ड मिल्क है वो आप दे सकते हो, संतरा का जूस, स्पेशली अगर आप ये कर सकते हो घर में बनाओ, फ्रेश जूस निकालो वो ज़्यादा अच्छा होगा, टमाटर जूस या फिर टमाटर का आप सूप दे सकते हो, ठीक है, मछली, राजमा, अब इसमें क्या है प्रोटीन आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, सोयाबीन, इसमें भी आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, तो पोटेशियम के साथ साथ इसमें और भी अदर चीज़ें, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अच्छे हैं, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, या फिर आप एज अ होल ग्रेन भी यूज कर सकते हो, और ब्राउन राइस है, ब्राउन चावल,
अब ये आपकी हो गए पोटेशियम रिच आहार। कौन कौन से? इसमें आपकी दाल भी हैं, चावल भी हैं और सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, तो और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो जितना पॉसिबल था हमारे लिए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर, स्पेशली जिसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो यहाँ पर हमने सारी नोट डाउन कर दी है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। और इनको जो है जहाँ पर भी पोटेशियम रिच आपको डाइट चाहिए, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा जिसमें कि सोडियम कम मात्रा में हो, तो इसको ध्यान में रख करके आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये पोटेशियम रिच आहार हो गया। उसके बाद में अब हम मैग्नीशियम भी बात कर लेते हैं। चलिए, दूसरा है मैग्नीशियम में कौन कौन सा आता है वो भी देख लेते हैं फटाफट। इसलिए मैं कह रही थी कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहीं पर सारी चीजें मिल जाएंगी। डाइट कौन सी देनी है, कितना, कब, कैसे, हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। चलिए, अब मैग्नीशियम रिच में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका देखिए कद्दू। अब ये है आपका, ये चीज आपका पोटेशियम रिच भी है, ठीक है, और ये आपका मैग्नीशियम रिच भी है। कद्दू, बादाम, जिसे कि कद्दू जिसे कि हम पंपकिन बोलते हैं इंग्लिश में, बादाम, काजू, ये ड्राई फ्रूट्स में आ जाएगा। पालक, अब देखिए पालक आपका मैग्नीशियम रिच भी है और पोटेशियम रिच भी है, दोनों है। मूंगफली, कई सारी चीजें आपको इसमें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कि आपको मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाएगा और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाएगा। गेहूं, सोया मिल्क, और ब्रेड, आलू। अब देखिए आलू में भी आपका पोटेशियम भी था और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम भी है। फिर ब्राउन राइस, ये भी दोनों में ही था, आपका मैग्नीशियम रिच भी है और ये आपका पोटेशियम रिच भी है। केला, ये भी आपका दोनों में आ जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जिसमें कि पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है और मैग्नीशियम भी। राजमा भी है, बोथ, दूध भी है और ब्रोकली भी है, सेब, गाजर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर जो कुछ चीज़ें से कि कद्दू हो गया, पालक हो गया, आपका आलू हो गया, ब्राउन राइस, केला, राजमा, दूध, ब्रोकली, तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमने बताई हैं जिसमें कि मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। तो आप इसको ले, अगर आप एक चीज़ लेते हो तो आपको दोनों चीज़ें अच्छी मात्रा में मिल जा रही हैं, जो कि आपके हर डिजीज में ये फायदेमंद होंगी, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने आहार की बात कर ली है कि आपको कौन कौन से आहार देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की बात हमने कर ली है, कितनी मात्रा में कौन कौन से देने हैं, और पोटेशियम रिच आहार कौन कौन से हैं और मैग्नीशियम रिच आहार कौन कौन से हैं। अब देख लेते हैं कुछ और चीजें, जैसा कि अब हमने यहाँ पर आपको कद्दू के बारे में बताया है। तो कद्दू आप ले रहे हो, अगर आप कद्दू का बीज लेते हो, ठीक है। चलिए, ये भी थोड़ा सा कुछ और, बस मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम और लगेगा, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कुछ स्पेशल चीजें जो कि आप क्यों लेना है आपको। जैसे कद्दू आप ले ही रहे हो, अब अगर आप कद्दू का बीज लेते हो, इसका सीड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जो कि अभी जिन्होंने अभी आपका सोडियम रिस्ट्रिक्शन के लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया था कि कितना आपको सोडियम लेना है, तो उन्हीं के द्वारा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक इन्होंने कहा है कि कद्दू के बीजों में क्या होता है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। क्या होता है इनमें? फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपका ओबेसिटी में यानी कि मोटापे को कम करने में मदद करता है और साथ साथ में जितनी भी हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करने में ये मदद करता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जैसा हमने बताया कि इसमें मैग्नीशियम रिच होता है, मैग्नीशियम कद्दू में है, कद्दू के बीज में भी होता है, तो मैग्नीशियम भी होता है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ओके, ये चीज हो गया मैग्नीशियम, और इसके साथ साथ में पोटेशियम भी है, दोनों ही ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। तो एक ये चीज हो गई अच्छी चीज, ठीक है। कद्दू के बारे में हो गया। फिर हरी सब्जियां, अब हरी सब्जियां क्यों, तो यहां पर हम आपको रीजन भी बताते हुए चल रहे हैं कि क्यों ये फायदेमंद है।
ठीक है। अब हरी सब्जियों की अगर हम बात करें तो ये क्यों फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फाइबर, इसमें भी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जा रहा है, साथ साथ में पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में है और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में, जो कि अभी हमने इसके पहले ही डिस्कस किया है। अब देखिए क्या करता है कि जो पोटेशियम है, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि ये क्या करता है, यूरिन से आपके जो अतिरिक्त सोडियम है उसको बाहर निकालने में किडनी की मदद करता है। क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, यानी कि आपके शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल का मतलब है कि इसमें आ जाता है यूरिया, यूरिक एसिड है और आपका क्रिएटिनिन है, तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल में। तो इसको क्या करता है, आपके यूरिया जो कि आपका यूरिन के फॉर्म में आपके शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्या करता है, यूरिन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में, बाहर करने में कौन मदद करता है, किडनी। ओके, किडनी का काम करता है कि जो यूरिन है और जो इतने भी वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर में, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे कि वो हमारे शरीर में एकत्रित नहीं हो पाते हैं। तो अब ये जो किडनी की मदद कर रहा है वो कौन कर रहा है, पोटेशियम करता है। तो पोटेशियम आपके हरी सब्जियों में पाया जा रहा है, और यहाँ पर हमने बहुत सारी डाइट बताई हैं आपको जिसमें कि पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है। तो इस वजह से जो पोटेशियम रिच अगर डाइट आप लेते हो, तो जो वेस्ट मटेरियल है आपके शरीर से, और साथ साथ में जो आपका ये यूरिन है वो भी आपका वेस्ट मटेरियल ही है, तो वो आपके शरीर से बाहर निकालने में किडनी की मदद करता है। ओके, इस वजह से हरी सब्जियां आपको लेनी चाहिए। अब हरी सब्जियां और इसके साथ साथ में फाइबर भी होता है और बहुत सारे अदर मिनरल्स भी हैं, उसके साथ साथ में आपका इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि पालक हो गया, चुकंदर हो गया, बीन्स हो गया, तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये हो गया हरी सब्जियों के बारे में। उसके बाद में लहसुन, ये हमने नहीं डिस्कस किया हुआ था, तो इसको भी दे लेते हैं, ठीक है, लहसुन। अब इसको भी रामबाण कहा जाता है हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम में, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, तत्व पाया जाता है जिसे कि एलिसिन बोलते हैं। एलिसिन इसमें पाया जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण माना जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छा माना जाता है लहसुन में जो एक एलिसिन तत्व पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसके जो है ये एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोब्स से बचाने में मदद करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज गुण होता है इनके अंदर, एंटी माइक्रोबियल, और इसके साथ में एंटी फंगल भी होता है, सॉरी, एंटी फंगल। बहुत सारी फंगल जो है डिजीजेस होती हैं, रोग होते हैं, ठीक है, तो वो जो है जो कि हमारे स्किन से रिलेटेड होते हैं, हमारे त्वचा से संबंधित होते हैं, तो इनके अंदर एंटी फंगल क्वालिटीज भी होती हैं, एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज भी होती हैं, और ये दोनों ही क्वालिटीज आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। किसको, कोलेस्ट्रॉल को। अब चूंकि अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, देन आपका हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, चाहे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें जो है ये मदद करेगा। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपका ये लहसुन भी मदद करता है। इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब लहसुन के अलावा चुकंदर, जो कि हमने अभी आगे बात की है, इसको भी देख लेते हैं। चुकंदर ये भी ब्लड प्रेशर से बचाने में मदद करता है। कैसे, अब जो चुकंदर है, तो इस पर जो कुछ स्टडीज हुई जिसमें कि ये पाया गया, क्योंकि रिसर्च वगैरह तो होते रहते हैं और नई नई स्टडीज आती रहती हैं, तो उसमें एक स्टडी में ये पाया गया कि चुकंदर में कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट। क्या होते हैं, फाइटोकेमिकल, जो कि जब हमने आपको डेफिनेशंस बताई हुई थी तो उसमें हमने फाइटोकेमिकल के बारे में बताया है। फाइटोकेमिकल और एंटीऑक्सीडेंट भी क्या होते हैं, उसमें हमने अच्छे से बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट कैसे क्या होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं।
तो दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानते हो, इसके बारे में जानना चाह रहे हो, देन आप जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आप डिस्कस कर सकते हो। आपके साथ में हमने शेयर भी किया हुआ है, आपके जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है उसमें हमने आपको लिंक भी दे दिया है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज हमारे होम साइंस लेट्स क्रैक इट चैनल पर जाकर के वहां पर सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हमने डाला था ये। तो फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर में लड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। फाइटोकेमिकल्स भी यही काम करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हमारे प्लांट्स से पाए जाते हैं उनमें ये पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनमें ये हमारे फायदा करते हैं। और ये जितने भी फाइबर रिच फूड्स हैं उनमें भी होते हैं, यानी कि जितने भी आप कह सकते हो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और जो होल ग्रेन्स हैं, इन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। बीन्स हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं और ये हमारे हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं और आपकी हाइपरटेंशन में भी मदद करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने में ये भी मदद करते हैं। अब इसके साथ साथ में अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना रहे हो रेगुलर बेसिस पर, देन आपका जो हाइपरटेंशन है वो कंट्रोल करने में ये मदद करेगा। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप उनसे, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो सजेस्ट करते हैं वो यही करते हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी कि आपको अगर उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अगर आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी है और जो आपकी खान पान की आदत है अगर आप उसमें थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, ठीक, तब आप जो है आपका हाइपरटेंशन पूरी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसी डरने वाली बात नहीं होती कि इस बिना ड्रग के नहीं सही हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में नहीं हो देन ये आपके डाइट से ही कंट्रोल हो जाएगा। बस आपको अपने लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है और आपका जो डाइट का शेड्यूल है, जो आदत है आपका, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। चलिए फिर, ये हो गया हमारा हाइपरटेंशन, हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। तो दोनों वीडियोस जो इसके पहले हमने आपके साथ में शेयर किए हुए हैं वो और ये वीडियो दोनों ही आप जो है अच्छे से देख लो, जिससे कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ओके, चलिए फिर हम यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो नई डिजीज है उसके साथ में नया वीडियो लेकर के आएंगे। Okay, bye bye. Thank you so much and take care.